हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। अब मैं आपको सबसे पहले इसका टाइटल समझा देती हूँ। ब्रिक्स तो आपको पता है, ब्रिक्स होती हैं ईंटें, जिससे हम अपनी बिल्डिंग्स, अपने हाउसेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। और बीड्स होता है मनका। मनका एक स्टोन होता है जो कि काम आता है कोई भी माला बनाने में, कोई भी ऑर्नामेंट बनाने में। एंड बोन्स, बोन्स आपको पता है, बोन्स होती हैं हड्डियाँ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन आप सब ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की एक बहुत ही फेमस एंड ओल्ड सिविलाइजेशन है, जिसका टाइम पीरियड है C 2600 टू 1900 BCE। ये अभी आप चैप्टर में आके जानोगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ इसका टाइम पीरियड, ताकि आपको याद रहे। C 2600 टू 1900 BCE। ये आपको लर्न रहना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द हड़प्पन सील is possibly the most distinctive artifact of the हड़प्पन इंडस वैली civilization। अब आपको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हड़प्पन आ जाए या फिर इंडस वैली आ जाए, सिविलाइजेशन दोनों की दोनों सेम ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कोई अलग अलग सिविलाइजेशंस के नेम है, नहीं, ये दोनों सेम ही नेम है। जैसे आप काफ़ी स्टेट्स चुनते हैं जिनका नाम पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई जो है सिटी, उसका नाम पहले बॉम्बे था बट अब मुंबई है। तो वो है तो दोनों नेम सेम ही प्लेस के नेम है, बट थोड़ा डिफरेंस है। अब हड़प्पन और इंडस वैली सेम है। इंडस वैली इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो आपकी सिविलाइजेशन है, ये संस्कृति जो है, ये इंडस जो रिवर है उसके आसपास सिचुएटेड थी, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। अब द हड़प्पन सील, अब ये जो आप फोटो में देख रहे हो ना, ये आपका हड़प्पन सील है, हड़प्पन सील। अब सील एक आर्टिफैक्ट होता है। आर्टिफैक्ट का अगर मैं आपको एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग बताऊं तो होता है कलाकृति। यानी कि हमारे जो पास्ट के जो लोग थे, उन्होंने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करी होती है। जैसे हमको हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो फाइंड करते हैं सील्स को, कोई उनको ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, उनको बीड्स मिलती हैं, ब्लेड्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं। तो ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, यानी कि हमारे जो पास्ट पीपल थे, एंशिएंट पीपल, उन्होंने ये सब चीज़ें अपने हाथ से बनाई ही होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया गया कि जो हड़प्पन सील है, ये दिख रहे हो ना, हड़प्पन सील है ये। हड़प्पन सील एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्टिंक्टिव यानी कि बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही फेमस आर्टिफैक्ट है, मेड ऑफ अ स्टोन। और अब जो यहाँ पे ये आप सील देख रहे हो, ये सील किससे बनी है? मेड ऑफ अ स्टोन। अब सील आपको दिख रही है कि वो किसी हार्ड सरफेस से बनी है, तो वो स्टोन है जिसका नेम है स्टेटेटाइट। जैसे कि बहुत से स्टोन्स होते हैं, वैसे ही ये एक बहुत फेमस स्टोन है स्टेटेटाइट, इससे ये सील को बनाया गया है। सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन्स, अब यहाँ बताया गया है कि आप ऑब्ज़र्व करो सील को, इसमें क्या क्या है। इसमें आपको एक एनिमल की ड्राइंग दिख रही है और ऊपर दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज वो किसी और लैंग्वेज का है एंड वो बिल्कुल ही कोई डिफरेंट स्क्रिप्ट है, लिपि है जो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है हड़प्पन की। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, कंटेन एनिमल मोटिव, ये रहा आपका एनिमल मोटिव। यहाँ पे किसी भी एनिमल की फ़ोटो हो सकती है। एंड साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन अनडिसिफर्ड, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, ऊपर कुछ लिखे हुए हैं, ये भी अभी तक अनडिसिफर्ड, मतलब उसको अभी तक वो लोग खोज नहीं पाए कि ये एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है। Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind। इन्होंने बोला है कि लेकिन हम वहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए बहुत से सोर्सेज छोड़ दिए हैं। अब सोर्सेज देखिए हिस्ट्री में ज़्यादातर सेम ही होते हैं, जैसे कि देखिए हाउसेस, उनके घर, पोर्ट्स,
ornaments, tools and seals। और इनको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी बोलते हैं। एविडेंसेस वही होते हैं सबूत, जिसके ज़रिए हम जान सकते हैं वहाँ की लाइफ को, लाइफ स्टाइल्स को। Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it। अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या जानने को मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change। अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि आर्कियोलॉजिकल मटेरियल कैसे इंटरप्रेटेड हो जाता है, यानी कैसे चेंज हो जाता है, एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज, इंटरप्रिटेशन भी कैसे चेंज होती है। Of course, there are some aspects of the civilization that are as yet unknown and may even remain so। यहाँ बताया गया कि अभी तक हड़प्पन सिविलाइजेशन के काफ़ी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी ऐसे पहलू हैं जिनको अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं। यहाँ पे आपको प्लस बॉक्सेस भी दिया हुआ है, तो आपको प्लस बॉक्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। हम इसको भी पढ़ लेते हैं। टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। कल्चर हो या सिविलाइजेशन हो, दोनों सेम चीज़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी एक टर्म है कल्चर, उसको उन्होंने इसलिए लिखा है टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। यहाँ पे ये बताया गया कि जो कल्चर है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्म यूज़ की है टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यानी कि कोई भी वस्तु, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, जो अपने स्टाइल में, शेप में अलग हो, that are usually found together within a specific geographical area। और जो एक specific geographical area and a period of time में जो चीज़ें मिली हैं, सिंपली इन 3 लाइन्स में ये डिस्क्राइब किया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो टर्म कल्चर है, जो एक वर्ड है कल्चर, वो अपने पास रखा है डिस्क्राइब करने के लिए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो अपने स्टाइल में, शेप्स में अलग हैं और जो एक ही साथ एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज़ में मिले गए हैं एंड द सेम पीरियड ऑफ टाइम। इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर दिस डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स। अब यहाँ बताया गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में जो इनको डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो हैं सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड इवन बेक्ड ब्रिक्स। अब सील्स तो अभी जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था सील, ये हड़प्पन सील है जो उनको मिली है, ठीक है। अब हड़प्पन सील के अलावा उनको और चीज़ें भी मिली हैं, हड़प्पन सील के अलावा उनको और भी चीज़ें मिली हैं जैसे कि बीड्स, बताया था अभी आपको मैंने, बीड्स होती है मन का। नीचे आप ड्राइंग में देखेंगे भी ये सारे दिए हुए हैं मन का, इस देखिए ये यूज़ होते हैं किसी माला बनाने में। और वेट्स आपको पता है जो किसी चीज़ को तोड़ने में यूज़ होते हैं, और ब्लेड्स तो आपको पता ही है किस लिए यूज़ होते हैं, ओके। These objects were found from areas as apart as अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान। अब ये बताया गया कि ये ऑब्जेक्ट्स इनको कहाँ कहाँ डिस्कवर हुए हैं, तो वो है अफ़गानिस्तान में, जम्मू में, बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड गुजरात, ठीक है। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड। अब यहाँ पे ये बताया गया कि हड़प्पा का जो नेम है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो नेम है वो हड़प्पन ही क्यों पड़ा, बिकॉज़ जो हड़प्पा थी वो वहाँ पे फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, जहाँ पे यूनिक कल्चर थे। ऐसे अब यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड लिखा गया जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, बिटवीन C2 600 एंड 1900 BCE। ये आपको लर्न रखना है। देयर वर अर्ली एंड लेटर कल्चर्स often called early Harappan and late Harappan in the same area। अब बताइए कि वहाँ पे लेटर कल्चर्स भी थे और अर्ली कल्चर्स भी थे, और जिनको डिस्क्राइब किया गया है एज अ अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन इन द सेम एरिया। The Harappan civilization is sometimes called a mature Harappan culture to distinguish it from these cultures। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की वो है कि
हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली अर्ली हड़प्पन, सेकंड लेट हड़प्पन एंड लास्टली मैच्योर हड़प्पन। तो ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट्स में। ठीक है, कई बच्चे इसको 2 पार्ट समझते हैं, बट नहीं, आपको उसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट अर्ली हड़प्पन, सेकंड लेट हड़प्पन एंड थर्ड मैच्योर हड़प्पन। अब यहाँ पे आपको मैप गिवन है। मैप में सम इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स। अब यहाँ पे आपको हड़प्पन साइट्स गिवन है। साइट्स यानी कि वहाँ की एरियाज़। देखिए, आप मैप में इजीली देख सकते हैं। मैप में देखिए, ये गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए नागेश्वर, धोलावीरा, देन चनुदारो, इंडस रिवर देखिए, ये रिवर देखिए झेलम, चेनाब, रावी, सुतलेज, और देखिए हड़प्पा यहाँ पे सिचुएटेड है, राखी गढ़ी, बनावली। ये मैप पे आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन। बताया गया कि मैच्योर हड़प्पन से पहले भी काफ़ी आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थे, जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं कि 3 कल्चर्स थे। फर्स्ट अर्ली सिविलाइजेशन, लेट सिविलाइजेशन एंड थर्ड मैच्योर सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। These cultures were associated with distinctive poetry, evidences of agriculture and pastoralism and some crafts। अब बताया गया कि इसको इन लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि काफ़ी इनके बीच में डिस्टिंक्टिव थिंग्स थी, मतलब काफ़ी डिफरेंसेस थे। लाइक जो मैच्योर हड़प्पन था उसमें था डिस्टिंक्टिव पोइट्रीज, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर एंड पेस्टोलिज्म के डिस्टिंक्टिव एविडेंस मिले एंड सम क्राफ्ट्स। सो दैट्स वाई सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, और यहाँ पे सेटलमेंट्स बिल्कुल ही छोटी थी। एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, और लार्ज बिल्डिंग तो कोई थी ही नहीं। It appears that there was a break between the early Harappan and Harappan civilization, evident from large-scale burning at some sites, as well as the abandonment of certain settlements। तो उन्होंने ये बताया गया कि हमको इसलिए ही लगता है कि हड़प्पन के 3 पार्ट्स हैं, या फिर उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इन्हीं सब रीज़न की वजह से। जो रीज़न देखिए क्या क्या बताएं, डिस्टिंक्टिव पोइट्री, evidence of agriculture, pastoralism, some crafts, and settlements were generally small. There were no large building, and फिर क्या है, हाँ, it appears that ये फिर वही है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। अब आ चुका है सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ होती है उनकी रोज़, मतलब उनकी डेली लाइफस्टाइल की स्ट्रेटजीज़ क्या होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते थे, वो क्या पहनते थे। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू लुक एट मैप 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures। अभी आपको मैंने मैप दिखाया है, मैप 1 और मैप 2, वही मैप 1 दिखाया आपको, 2 भी आ गया है। तो मैप 1 में हमने ये देखा कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है वो तो डेवलप हुआ है, वो ऐसे एरिया में डेवलप साइट्स हैं वो अर्ली हड़प्पन कल्चर्स ने ले लिए हैं। दीज कल्चर ऑल्सो शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। अभी जो कल्चर है ये अपने काफ़ी कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज को शेयर करते हैं। द हड़प्पन एड्स, अब यहाँ पे उनका खाने के बारे में आ चुका कि वो क्या खाते हैं। द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ़िश। तो वो लोग फ़िश खाते हैं, और क्या ये इम्पॉर्टेंट है। द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ़िश। Archaeologists have been able to reconstruct dietary practice from finds of charred grains and seeds.
यहाँ पे ये बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें कैसे जानी कि वो लोग प्लांट्स भी खाते थे और एनिमल्स प्रोडक्ट्स भी खाते थे। जो वहाँ पे उनको चैर ग्रेन्स एंड सीड्स, चैर मतलब जली हुई उनको जो फसलें मिली या फिर बीज मिले, तो उन्होंने उससे आइडिया लगाया कि ये लोग प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। These are studied by आर्कियोबोटनिस्ट। यहाँ पे एक टर्म आई है आर्कियोबोटनिस्ट। आर्कियोबोटनिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं एंशियंट प्लांट रिमेन्स को, ठीक है। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। अब यहाँ पे ये बताया गया कि हड़प्पन साइट्स पे काफ़ी अनाज भी मिले, ग्रेन्स, जैसे कि अनाज में क्या क्या था, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स ऑफ गुजरात। अब यहाँ बताया गया कि गुजरात में मिले थे मिलेट्स। फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। और बताया गया कि जो राइस था वो काफ़ी कम मिला गया। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड, और यहाँ पे हमको एनिमल्स की बोन्स भी मिली क्योंकि वो लोग एनिमल्स भी खाते थे। तो किस किस एनिमल्स की बोन मिली वो देखिए, कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ठीक है। अब है स्टडीज डन बाय आर्कियोजूलॉजिस्ट। अभी हमने आगे एक टर्म पढ़ी थी आर्कियोबोटनिस्ट। आर्कियोबोटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म और है आर्कियोजूलॉजिस्ट। इसको आप जू आर्कियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, आर्कियोजूलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। ये वो होते हैं जो लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और आर्कियोजियोलॉजिस्ट ने ही बताया है कि ये जो एनिमल्स हैं इनको डोमेस्टिकेट किया जाता, इनको पाला जाता था। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर, घड़ियाल, ये तो थे जो एनिमल ये तो वो थे कि जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। जैसे हम देखते कि हम लोग काओ, बफेलो को डोमेस्टिकेट करते हैं, उस समय कैटल, शिप, गोट, बफेलो पिक किए जाते थे, डोमेस्टिकेटेड। ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। और बोर, डियर, घड़ियाल तो थे, वो थे वाइल्ड स्पीशीज, उनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता था। ओके, वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दिस एनिमल्स themselves और obtain मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़। अब यहाँ पे बताया गया कि अभी हमको ये पता नहीं लगा है कि जो हड़प्पन है वो इन एनिमल्स का खुद ही शिकार, उनको इनकी हंटिंग खुद से ही करते थे या फिर वो इनका सिर्फ मीट ऑब्टेन करते थे किसी और हंटिंग कम्युनिटीज़ से, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड। और यहाँ पर इनको फ़िश की भी हड्डियाँ मिली हैं, तो इससे इंडिकेट हो जाता है कि वो लोग फ़िश भी कंज्यूम करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practices. अब यहाँ बताया गया कि जब एग्रीकल्चर का हमको पता लग रहा है ग्रेन्स, वहाँ के अनाजों की वजह से, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है कि मतलब वो एग्रीकल्चर में कौन से टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है, प्लो यूज़ करते थे या फिर क्या यूज़ करते थे, कौन से टूल्स यूज़ करते थे, क्या मेथड यूज़ करते थे, उसको कंस्ट्रक्ट करना इजी नहीं है। हमको ग्रेन्स मिले तो हमने से ये तो आइडिया लगा लिया कि वो लोग ये चीज़ें कंज्यूम करते थे, बट ये पता करना थोड़ा मुश्किल है कि वो लोग एग्रीकल्चर किस मेथड से, किस टूल से करते थे। वर्ड सीड ब्रॉडकास्ट ऑन ब्लड लाइन्स, यहाँ पे बताया गया कि क्या वो फ्लो का यूज़ करते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स इन टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट अ बुल वॉज नोन। अब यहाँ पे आपको टेराकोटा बुल दिख रहा है। टेराकोटा एक मिट्टी होती है, जैसे आपकी चिकनी मिट्टी होती है ना, उस टाइप एक मिट्टी है टेराकोटा जो रेड कलर की होती है, उससे यहाँ पे एक बुल बनाया गया है, देख लो ना आप, ये बुल, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इस रिप्रेजेंटेशन से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग बुल को जानते थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर फ्लोइंग। उन्होंने आइडिया लगाया कि जो ऑक्सन होता है, ऑक्सन मतलब पता है ना आपको, बैल, जो ऑक्सन यूज़ होता रहा फ्लोइंग के लिए, ठीक है।
Moreover, terracotta models of the floor have been found at sites in Cholistan and at Banavli. अब यहाँ बताएंगे कि जो टेराकोटा के जो मॉडल्स है, जैसे हमको मॉडल मिला है मूर्ति टाइप इसको बोल सकते हो आप, तो वो कहाँ कहाँ मिला था? चोलिस्तान एंड बनावली एट हरियाणा। ये आपको प्लेसेस के नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड। अब आर्कियोलॉजिस्ट को प्लॉट फील्ड भी मिली है कालीबंगन में, मतलब जिससे वो आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों ने कभी एग्रीकल्चर करी होगी। ये भी आपको याद रखना है। Associated with early Harappan levels, the field had two sets of furrow at right angles to each other. अब बताइए कि वहाँ के जो खेत होते हैं जिसमें वो लोग खेती करते हैं, उसमें टू सेट्स ऑफ फुरो होते हैं एट राइट एंगल्स, और वो फुरोज ऐसे लगाए जाते हैं कि हम दो क्रॉप्स को एक ही फील्ड में साथ साथ उगा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पे अगर एक फील्ड है तो मैं उस पर राइस, ठीक है, एंड मिलेट्स, उनकी मैं खेती एक साथ कर सकती हूँ अपने फील्ड को डिवाइड करके। तो वो लोग भी इस पैटर्न को फॉलो करते थे, यहाँ पे पता लगा है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने टूल्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है जिससे वो लोग हार्वेस्टिंग करते थे। डिड द हड़प्पन्स यूज स्टोन प्लेट्स सेट इन वुडन हैंडल्स। यहाँ पे कि उन्हें क्वेश्चन आए कि हड़प्पन्स क्या स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे या फिर मेटल टूल्स। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पन साइट मोस्टली कहाँ लोकेट करती है, तो सेमी एरिड लैंड्स में, वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड। अब सेमी एरिड मतलब काफ़ी वहाँ पे गर्मी होती है और इरीगेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट। अब जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनको प्लॉट फील्ड मिली थी राजस्थान में, एंड वो टेराकोटा मॉडल्स मिले थे चोलिस्तान एंड बनावली में, तो वैसे ही यहाँ पे है ट्रेसेस ऑफ कैनाल फाउंड एट हड़प्पन शोरतुगुई। तो जो कैनाल्स के इनको ट्रेसेस मिले वो मिले थे शोरतुगुई इन अफगानिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। बट नॉट इन पंजाब और सिंध, बट उनको पंजाब और सिंध में नहीं मिली। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट कैनल silted up along. It is also likely that water drawn from wells were used for irrigation. और हम इसको मान सकते हैं कि जो वो वेल्स से पानी निकालते थे वो इरीगेशन, सिंचाई करने में यूज़ होता था। बिसाइड्स वाटर रिजर्वेयर्स फाउंड इन धोलावीरा। अब वो तो थे कैनाल्स, अब यहाँ पे मिले हैं वाटर रिजर्वेयर्स। वाटर रिजर्वेयर्स मतलब जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इरीगेशन एंड अदर ऑल्सो। सो यहाँ पे इनको वाटर रिजर्वेयर्स मिले हैं धोलावीरा। धोलावीरा इज़ अ प्लेस इन गुजरात। अब यहाँ पे उनको धोलावीरा में वाटर रिजर्वेयर मिल गया और वो इससे आइडिया लगा रहे कि ये वाटर रिजर्वेयर वो लोग यूज़ करते होंगे टू स्टोर वाटर फॉर देयर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है मोहनजोदाड़ो का टॉपिक। देखो, मोहनजोदाड़ो भी एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, और इस चैप्टर में अब हम मोहनजोदाड़ो की ही बात करने वाले हैं, बिकॉज मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही फेमस साइट है हड़प्पन की और सबसे अच्छी साइट आप उसको बोल सकते हो। ये मोहनजोदाड़ो जो साइट है, आपने इसकी मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, जो ऋतिक रोशन की थी, उसमें भी आपने देखी होगी स्टोरी। आपको थोड़ी नॉलेज तो होगी, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो एक फ़ेमस साइट है और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे प्लान्ड अर्बन सेंटर है। अर्बन मतलब जैसे कि अर्बन एरियाज़ होता है ना, शहरी एरिया, तो मतलब वो बिल्कुल एक प्लान्ड सेटलमेंट है, काफ़ी अर्बन की तरह वहाँ पे काम होता है, इसलिए वो काफ़ी फेमस है। और उसके हम बहुत से फीचर्स आगे डिस्कस करने वाले हैं। Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban center। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहनजोदाड़ो फेमस इसलिए है कि वहाँ पे अर्बन सेंटर्स हैं। अर्बन सेंटर मतलब जैसे कि शहर में हम देखते हैं मार्केट्स की अवेलेबिलिटी है, ट्रेड की अवेलेबिलिटी है, इसलिए इसको अर्बन सेंटर बोला गया है। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर मोहनजोदाड़ो मोर क्लोजली। अब हम इसमें मोहनजोदाड़ो के बारे में बहुत ही क्लोज से
जानेंगे। और मोहनजोदारो इज़ द मोस्ट वेल नोन साइट, और मोहनजोदारो बहुत ही जानी पहचानी साइट है। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि हड़प्पा ही थी जो फर्स्टली डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। इसलिए सेटलमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। आप यहाँ पे मोहनजोदाड़ो को देखो दिखाया गया है लेआउट कि अब देखिए फ़ोटो में देखिए कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है इसका सिटाडल एंड सेकंड इज़ लोअर टाउन। अब सिटाडल देखो स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है बट हायर है, ऊंचाई पे है। और लोअर टाउन देखो काफ़ी लार्ज है बट लोअर पे है, इसलिए इसको लोअर टाउन बोला गया है। सिटाडल देखो आप, सिटाडल जो पार्ट्स है वो काफ़ी छोटा है और ऊंचाई पे है, यानी कि हायर लिखा है ना, वन स्मॉलर बट हायर जो कि है सिटाडल, एंड द अदर मच लार्जर, ये लार्ज है बट लोअर, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ गया। मोहनजोदड़ो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। I can also designate these as a citadel and the lower town respectively. The citadel owes its height to the fact that buildings were constructed on mud brick platform. बताया गया citadel की हाइट है क्योंकि हाइट पे है वो क्योंकि वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। इट वॉज वॉल्ड, वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से वॉल्ड है, विच मीन डैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। और सिटाडल एंड लोअर टाउन फिजिकली दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। The lower town was also walled, lower town भी walled है। Several buildings were built on platforms, वहाँ पे काफ़ी buildings बनी हुई है प्लेटफॉर्म पे, which served as foundation. It has been calculated that if one laborer moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million person a day. In other words, mobilizing labor. अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये mobilizing labor का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि अगर हम कैलकुलेट करें, एक लेबर अगर मूव करता है क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस, इट वुड रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन। मतलब वो इतना बड़ा है कि उसमें 4 मिलियन पर्सन लग जाएंगे, 4 मिलियन पर्सन डेज लग जाएंगे। Consider something else. Once the platforms were in place, all buildings activity within the city was restricted to fixed area on the platform. So it seems a settlement was first planned and implemented. अब यहाँ बताया गया कि जो उनकी सेटलमेंट्स हैं पहले उसको प्लान किया गया और फिर इम्प्लीमेंट किया गया। अब कोई भी हम वर्क करते हैं अगर उसको हम पहले अच्छे से प्लानिंग कर ले तो उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो वैसे ही मोहनजोदाड़ो में जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको पहले प्लान किया गया एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड। अब यहाँ पे 2 तरीके की ईंटें मिलती हैं, एक होती है सन ड्राइड और एक होती है बेक्ड, और ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो। और एक बहुत अच्छी बात है कि उस समय में भी वहाँ की जो ईंटें थी वो 2 टाइप्स की थी, वन इज़ सन ड्राइड अदर इज़ बेक्ड, और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज रेशियो की, मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटी है तो कोई बड़ी है, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो की थी। वेयर द लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 टाइम्स एंड द ट्वाइस द हाइट। बताया गया कि लेंथ एंड ब्रेथ जो थी वो 4 टाइम थी और जो उनकी हाइट थी वो ट्वाइस थी, ठीक है। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। बताया गया कि ये वाली ईंटें हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी यूज़ होती थी। अब ये लास्ट टॉपिक मैं और कवर कर लूँ, लेइंग आउट ड्रेन्स। ड्रेन्स आपको पता है क्या होते हैं, ड्रेन्स मतलब नालियाँ जो होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज़ वॉज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। और उस समय भी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे आप लोग की स्ट्रीट में जो आपकी नालियों का पानी होता है वो प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम से होके निकलता है। वो तो चलो आजकल की बात है, बट उस समय इतने एंशियंट टाइम में इस चीज़ की अवेलेबिलिटी होना काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन देता है। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ द लोअर टाउन यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन ऑपोजिट अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। अगर आप वहाँ की गलियों को नोटिस करेंगे लोअर टाउन की, तो आप ये देखने को मिलेगा कि जो गलियाँ हैं वो ऐसे
उन लोगों ने डिज़ाइन करी है बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में। अब ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, मतलब राइट एंगल्स में, आपको पता है राइट एंगल कैसा होता है, ठीक है, राइट एंगल लाइक, ठीक है, राइट एंगल ऐसे स्टिट की गई है। If domestic wastewater had to flow into the street drains, every house need to have at least one wall along a street. अगर किसी का वेस्ट वाटर को स्ट्रीट ड्रेन से जाना है तो हर एक हाउस को एटलीस्ट वन वॉल तो चाहिए अपने उस पानी को निकालने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को, और इसके आगे के टॉपिक्स कवर करूँगी। चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।